हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सेकंड को कंप्लीट करेंगे। कल हम अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने 3 पॉइंट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ईसीसी के अर्थ और महत्व को कंप्लीट कर लिया था, ईसीसी के उद्देश्य को पढ़ा था और ईसीसी के घटकों को कंप्लीट किया था। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ईसीसी की फुल फॉर्म, जिसका आंसर था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको और दिए थे, उनको भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। और आज का हमारे 2 पॉइंट्स हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व और भारत और वैश्विक संदर्भ में ईसीसी का वर्णन। आज हम इन 2 पॉइंट्स को अपनी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो लेंगे माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे अपना अध्ययन। होप यू ऑल आर गाइज डेडिकेटेड फॉर योर एंटिटी एग्जाम। आपको अपनी एक सीट को सिक्योर करना है, तो आप सभी को डेडिकेटली इन वीडियोस को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर को अगर एनालाइज किया है तो हमारी एनओएस का बहुत बड़ा रोल है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कल के पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कल हमने पढ़ा था ईसीसी का अर्थ और महत्व। ईसीसी 3 शब्दों से मिलकर बना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। और हमने पढ़ा था ईसीसी की राष्ट्रीय नीति 2013 में हमारे प्राथमिक अवस्था की 3 उप अवस्थाएं बताई गई हैं। गर्भधारण से जन्म, जन्म से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। फिर हमने अपने ईसीसी के महत्व के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें बताया था कि 6 ईयर तक बच्चे का 90% डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम फोकस करते हैं। फिर हमने अपना ईसीसी के उद्देश्य को पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि बच्चे को सुरक्षित, सलामत, स्वीकृत और सम्मानित महसूस करवाना है हमें क्लासरूम में। बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण का भी ध्यान रखना है, बच्चों को स्वस्थ आदतें विकसित करनी है, भाषा और संप्रेषण का भी ध्यान रखना है। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद हमने इन क्वेश्चंस को किया था और आपको मैंने 3rd क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। घर और स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर का और स्कूल दोनों का बच्चे के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल है, तो दोनों इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने ईसीसी के घटक को पढ़ा था, जिसमें 4 घटक मैंने आपको बोला था अच्छे से याद करके रखने आपको। स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, प्रारंभिक अधिगम, प्रारंभिक उद्दीपन, देखभाल और संरक्षण। आप इन पॉइंट्स को बार बार अगर बोल के देखेंगे तो आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में पजल नहीं होंगे। उसके बाद हमने ये अच्छे से कंप्लीट किया था डीपली पढ़ के। फिर हमने अपना ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी स्थूल और सूक्ष्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, फाइन एंड ग्रोस डेवलपमेंट। फाइन में हमारा था खींचना, रेंगना, धागा डालना, काटना, लिखना। और स्थूल बड़ी मांसपेशियां, जिसमें उसमें था हमारा रेंगना, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, चढ़ना। उसके बाद हमने सामाजिक संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा था कि संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा क्या क्या आएगा, पहचानना, वर्गीकरण करना, कल्पना करना, तर्क करना। एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि पहचानना, वर्गीकरण करना, कल्पना करना और निर्णय लेना, ये कौन सा डेवलपमेंट है? कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल है, फिजिकल है। तो आपको पता होगा कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये हाईलाइट करके बता रही हूँ कि ये हमारे इम्पोर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि भाषा के विकास में क्या आएगा, कि भाषा को ग्रहण करना, समझना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब हमारी भाषा के में आएंगे। संज्ञानात्मक विकास में क्या आएगा? ठीक है गाइस। फिर हमने ये क्वेश्चंस किए थे और इन क्वेश्चंस के आंसर भी शायद मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ये 2 ईसीसी बच्चों के डैश विकास मतलब होलिस्टिक, ये मैंने आपको करवाया था। भाषा विकास का अभिप्राय, भाषा को ग्रहण करना, संप्रेषण करना और अभिव्यक्त करना। हमारी भाषा का क्या काम है? ग्रहण करते हैं हम, संप्रेषण वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन और अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
शारीरिक गत्यात्मक विकास में हमने क्या क्या पढ़ा था? ग्रोस और फाइन, मांसपेशियों का विकास और डैश समन्वय की प्रक्रिया शामिल है। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया शामिल है। ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। आज के हम अपने पार्ट्स को शुरू करते हैं। अब हमने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक हस्तक्षेप। आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन। अब हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझ के चलेंगे इसे। इससे पहले कि हम प्रारंभिक हस्तक्षेप के अर्थ और महत्व की चर्चा करें, हमें विकासात्मक पड़ाव माइलस्टोन और विकासात्मक विलंब का अर्थ जान लेना है। पहले हम इन दो पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। विकासात्मक पड़ाव का अर्थ है आयु के अनुसार विकास के प्रत्येक आयाम में अर्जित कौशल एवं दक्षताएं। मीन्स एज के अकॉर्डिंग बच्चे ने जो स्किल्स सीखी हैं वो हमारी हैं विकासात्मक पड़ाव, डेवलपमेंट माइलस्टोन। सामान्य परिस्थिति में बच्चे से अपेक्षित है कि वे संबंधित आयामों में अपेक्षित विकासात्मक पड़ाव प्राप्त कर लें। अर्थात यह अपेक्षित है कि कुछ दक्षताएं एवं खास आयु सीमा में ही प्राप्त होंगी। जैसे 1 ईयर का बच्चा हमारा चलना शुरू कर देता है, ये क्या है? विकासात्मक पड़ाव है कि 1 ईयर का बच्चा चलना शुरू कर देगा, या 1 ईयर का बच्चा 3 से 4 वर्ड बोलना शुरू कर देगा। तो ये हमारे क्या है? विकासात्मक पड़ाव है, डेवलपमेंट माइलस्टोन है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विकासात्मक पड़ाव होता क्या है। यदि बच्चे विकास के सामान्य प्रारूप से पीछे रह जाते हैं तो उनका विकास विलंबित हो जाता है। अब अगर बच्चे ने विकासात्मक पड़ाव 1 ईयर में उसने चलना प्रारंभ नहीं किया तो क्या हो गया? उसका विकासात्मक विलंबित हो गया, मतलब डेवलपमेंट डिले हो गया बच्चे का। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। हमारा विकासात्मक पड़ाव और विकासात्मक विलंब होता क्या है? विकासात्मक पड़ाव, बच्चा एज के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को एक्वायर कर लेगा, और अगर वो एक्वायर नहीं कर पाता तो बच्चे को डेवलपमेंट डिले हो जाता है। इन दो पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझ आया होगा, होप। अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। बच्चों के विलंबित विकास के संकेतों का अवलोकन करना आवश्यक है कि बच्चे का विकास पीछे तो नहीं है, बच्चा कहीं पीछे तो नहीं है। तो उसका ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स या टीचर अच्छे से कर सकते हैं, जिससे उन्हें उपयुक्त समय अनुसार हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सके, मतलब उनमें उनको हेल्प प्रोवाइड की जा सके। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है? प्रारंभिक हस्तक्षेप का तात्पर्य बच्चों की विकासात्मक और अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उठाए गए कदमों से है। देखो, प्रारंभिक हस्तक्षेप में क्या होता है? बच्चे को किसी भी डेवलपमेंट के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो कॉग्निटिव हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, किसी भी एस्पेक्ट में अगर प्रॉब्लम है या फिर अधिगम आवश्यकताएं, लर्निंग नीड्स में प्रॉब्लम है, इन दो पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे को शीघ्र हेल्प करेंगे ताकि उसको जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सकें, उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा मतलब गंभीर ना हो जाए, उससे पहले ही हम उसे सोल्व कर लें। जैसे कि बच्चे के डेवलपमेंट का हम एक एस्पेक्ट लेते हैं, फिजिकल। बच्चा 1 साल में चलना प्रारंभ कर देते हैं, बट एक बच्चा चलना प्रारंभ नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स इसे ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद बच्चे को हेल्प करेंगे ताकि वो चलने के प्रति आतुर हो, उसको वॉकर ला के देंगे, या फिर बच्चे को बाहर घुमाएंगे, बच्चे को अपनी तरफ बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चे उठने का प्रयास करे। तो ये क्या है? अर्ली इंटरवेंशन है, कि बच्चे को हेल्प की जा रही है कि उसकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, जिससे विकासात्मक विलंब के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे अभिप्राय है कि बच्चों को जीवन में शीघ्र सही हस्तक्षेप प्राप्त हो, जल्दी हेल्प मिले, जिस समय पर उनका मस्तिष्क नई चीजें सीखने को शारीरिक ग्रहणशील होता है।
इसलिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जांच नियमित होनी चाहिए और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए। उनकी स्वास्थ्य संबंधी जांच में सामान्य प्रारूप, शरीर की संरचना, धड़कनों का रिकॉर्ड, श्वसन दर, तापमान, लंबाई और वजन की माप, छाती और पेट की माप शामिल है। गले, आँख, कान, नाक, दांत, त्वचा, बाल, नाखून, दृष्टि, श्रवण, मानसिक प्रतिक्रिया, अंगों का संचालन, पेशाब और मल का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। मतलब ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखते हैं। कहीं एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कौन किस किस चीज की बच्चे की नियमित जांच होनी चाहिए, तो इन सभी चीजों की बच्चे की नियमित जांच होनी चाहिए। तो आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। शारीरिक और संवेदी क्षति बच्चों के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे में संवेदी क्षति मतलब सुनने में दिक्कत, तो उसे अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ रिपल प्रभाव, अब रिपल प्रभाव क्या है? रिपल प्रभाव ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी स्थिति के परिणाम स्वरूप एक समस्या उत्पन्न हो, नवीनतम समस्या के परिणाम स्वरूप पुनः एक नवीन समस्या उत्पन्न हो और यह क्रम आगे तक चलता रहे। अब रिपल प्रभाव क्या है कि एक समस्या उत्पन्न हुई, उससे फिर दूसरी समस्या उत्पन्न हुई, फिर उससे तीसरी समस्या उत्पन्न हुई और ये क्रम जब ऐसे चलता रहे तो उसे रिपल प्रभाव कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना क्योंकि ये एक नया पॉइंट है जो हमारी एनओएस में दिया गया है, तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। भारतीय संदर्भ में ईसीसी। बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराने के महत्व को स्वीकारा जा सकता है। गीजूबाई बड़ेका जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ईसीसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं। गीजूबाई बड़ेका का मानना था कि बच्चे के उचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है। इसके लिए आपने गुजरात के भाव में 1920 में बाल मंदिर नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गीजूबाई बड़ेका ने 1920 में बाल मंदिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे? गुजरात के भावनगर में। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है और अपने नोट्स में मोटा मोटा लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क। ताराबाई मोदक ने भी भारत की पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1926 में इन्होंने तत्कालीन बम्बई, वर्तमान में मुंबई कहते हैं, में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी गतिविधियां और वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। ताराबाई मोदक ने 1926 में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गीजूबाई बड़ेका ने 1920 में बाल मंदिर की स्थापना की। ताराबाई मोदक ने 1926 में नूतन बाल शिक्षण की स्थापना की। मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि दी? मोंटेसरी विधि पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला एक उपागम है, एक मेथड है। इसका दुनिया के सारे बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह एक सुव्यवस्थित माहौल में बच्चों के स्वाभाविक विकास को सहयोग करने की विधि है। आपने 3 पॉइंट्स पढ़े, गीजूबाई बड़ेका, ताराबाई मोदक, मारिया मोंटेसरी। इन तीनों पॉइंट्स को हमें अच्छे से याद रखना है। महान भारतीय शैक्षणिक विचारक। अब हम भारत के जो हमारे विचारक हैं उनको देखेंगे, जिसमें नाम है हमारे महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, जाकिर हुसैन का। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं जल्दी आपको समझाने का और आपके माइंड में ये रह जाएं, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, वरना लिखा तो यहाँ भी हुआ है। लेखन में
भी जीवन के निर्माणात्मक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है। ये हमारे भारतीय थे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए काम किया। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन। यहाँ से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया था 2023 में कि ICDS, आज का क्वेश्चन है, आपको ICDS की फुल फॉर्म नीचे लिखनी है और ICDS के बारे में जितना भी आपको पता है, जो भी आपको पता है वो सब आपको पॉइंट्स में लिखना है। आज का आपका ये क्वेश्चन है। वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना का प्रारंभ हुआ। ICD का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना का प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक एकीकृत विशिष्ट कार्यक्रम था। कैसा था? एकीकृत। यह इसलिए इस कार्यक्रम में गर्भवती महिला और गर्भवती महिला याद रखना है, और स्तनपान करने वाली महिलाओं भी शामिल थी। 6 ईयर के बच्चे, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिला सब शामिल है। ठीक है। और ये हमारी कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। 2013 ECC की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास रहे। इसके दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा के अवसर सुनिश्चित हुए। 2013 ECC में निजी और गैर अनुदित केंद्र जैसे नर्सरी, किंडरगार्टन, निजी विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक विद्यालय विभाग भी देश में पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराते थे। केवल निजी नहीं थे, निजी और गैर अनुदित केंद्र, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी केंद्र थे जिन्होंने ECC पर फोकस किया था। अब हम वैश्विक संदर्भ में ECC के बारे में पढ़ेंगे। ECC के महत्व को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकारा गया। यह 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन UNCR अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के साथ प्रारंभ हुआ। UNCRC 1989, आपको ये याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखनी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ताकि आपको याद हो जाए। इसने भी हमारा ECC पे वैश्विक स्तर पर काम किया। यह बच्चों के उत्तरजीवित स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के संदर्भ में बच्चों के कल्याण को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने का लक्ष्य था। सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल पर वैश्विक सम्मेलन जो कि जोमेटियन थाईलैंड 1990 में हुआ था, ने बल दिया। सीखना जन्म से प्रारंभ होता है। सीखना जन्म से प्रारंभ होता है, किसने बल दिया? सबके लिए शिक्षा 1990 में। और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे परिवार और समुदाय के सहयोग से प्रदान किए जाने की जरूरत है। हाल ही के वर्ष में 2015 में कोरिया गणतंत्र के इचियोनो में हुए वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में शिक्षा को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए सतत विकास के लिए 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2030 तक हमें सतत विकास को प्राप्त करना है। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कंप्लीट करना है, SDG। सतत विकास का चौथा लक्ष्य जो SDG था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका 4th लक्ष्य हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। याद रखना है आपको ये पॉइंट कि SDG का 4th लक्ष्य है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड। वर्ष 2030 तक सभी लड़के और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक बाल्यावस्था विकास, सुरक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। सो गाइस, हमारा चैप्टर होता है फिनिश, और इन पॉइंट्स को हमें अपने पॉइंट्स में बार बार रिवाइज करना है, तभी ये चीजें याद रहेंगी।
अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस सही या गलत के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत में ईसीसी संबंधी सेवाएं सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं? बिल्कुल की जाती हैं। हमने पीछे पढ़ा था निजी, गैर सरकारी और सरकारी सभी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट। विकासात्मक विलंब का अभिप्राय, बच्चे विकासात्मक पड़ावों को अपेक्षित आयु पर प्राप्त कर ले। हमने पढ़ा था विकासात्मक विलंब में बच्चे विकासात्मक पड़ावों को, स्किल्स को प्राप्त नहीं कर पाते, तो ये हमारा गलत होगा। आईसीडी प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है, प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं है। आईसीडी हमारा कक्षाओं के लिए नहीं, प्रारंभिक बच्चों के लिए है। देखो हम अभी ऊपर जाके देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं गाइस, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक एकीकृत विशिष्ट कार्यक्रम था। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए, ना कि प्राथमिक। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, तो हमें एक एक पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। अब आपने अपने आप से देख लिया है इस चीज को। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक हस्तक्षेप का तात्पर्य बच्चों के विकासात्मक और अधिगम आवश्यकताओं के संदर्भ में जितनी जल्दी संभव हो उसके उतनी जल्दी कदम उठाना। बिल्कुल ठीक है, ताकि बच्चे को और प्रॉब्लम ना हो, हम बच्चे की हेल्प कर सकें जल्दी से जल्दी। सतत विकास का चौथा लक्ष्य छोटे बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। मैंने आपको बताया था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा फोर्थ गोल क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक, ये भी याद रखना है। हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। यहाँ पे मैंने जो हमारी ये समरी है उसको हाईलाइट किया है, हो सके तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं है, वही चीजों को रिपीट किया हुआ है कि प्रारंभिक वर्ष का अभिप्राय जीवन के पहले 6 वर्ष से है। ईसीसी का अर्थ जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए समग्र विकास से है। तो ये वही पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा ICDS 1975 आता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि हमारे जो ICD इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है वो किस में आती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है। दूसरा पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2013 जो नेशनल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पॉलिसी 13 है, वो किस में आती है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है। ये 2 पॉइंट्स को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है काफी अच्छे से। होप आप सभी अपने जो DSSB का एंटिटी का एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखेंगे। पार्ट बी में जो हमारा 100 मार्क्स का है उसको हम कंप्लीट करने का अच्छे से प्रयास करेंगे यहाँ पे, ताकि आपके 80 से 90 नंबर यहीं पे अच्छे से सिक्योर हो जाएं। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ट्रस्ट करके इन वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सेकंड चैप्टर के साथ। बाय।